कक्षा दसम के भैयाओं, चलिए हम अपने तीसरे पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा पार्ट था इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज। इस चैप्टर में हम लोग इंटरनेट पर मिलने वाली सारी सुविधाओं के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने कुछ सर्विसेज के बारे में डिस्कस किया था। अब आगे हम कुछ और सर्विसेज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का चैप्टर चल रहा था इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज। इस चैप्टर में अगली सर्विस आती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आजकल हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे क्लासेस चल रहे हैं और स्टूडेंट उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पढ़ाई कर रही है। हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस से काफ़ी फेमिलियर हो चुके हैं। हमने पहले बताया था कि इंटरनेट के फॉर्म होने से यह पूरा विश्व एक छोटे से गांव की तरह से हो गया है। जैसे हम गांव के किसी कोने में अगर कोई व्यक्ति है तो उससे जब चाहे हम संपर्क स्थापित कर सकते हैं, उसी तरीके से विश्व में किसी भी कोने में अगर कोई व्यक्ति है तो उससे हम संपर्क स्थापित कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर विश्व के कोने में कोई व्यक्ति है तो उससे हम बातचीत कर सकते हैं और ऐसे बातचीत कर सकते हैं जैसे कि हम आमने सामने बात कर रहे हों। अगर दो लोग आपस में जैसे आमने सामने बात करते हैं, इंटरनेट की मदद से आमने सामने बात कर सकते हैं, या कई लोग मिल करके एक साथ ग्रुप कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं या मीटिंग कर सकते हैं। ग्रुप कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हमारे पास कुछ प्री रिक्विजिट होनी चाहिए। अगर हमारे पास एक कंप्यूटर है तो उसमें और भी कुछ रिक्विजिशन होती हैं, जैसे कि हमारे पास एक वीडियो कैमरा होना चाहिए, हमारे पास बोलने के लिए माइक्रोफोन होना चाहिए जिससे हम बोलें तो अगला हमारी आवाज़ सुन सके, हमारे पास एक स्पीकर होना चाहिए जिससे कोई बोले तो उसकी आवाज़ हम सुन सकें। हालांकि अगर हमारे पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में आजकल कैमरे आते हैं, उसमें माइक्रोफोन भी आता है और स्पीकर भी आता है। तो लैपटॉप तो हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इक्विप्ड होता है। उसी तरह से मोबाइल में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। हमारे मोबाइल में वीडियो कैमरा भी होता है, माइक्रोफोन भी होता है और स्पीकर भी होता है, जिसके माध्यम से हम इंटरनेट के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीन्स कंडक्टिंग ए कॉन्फ्रेंस बिटवीन टू और मोर पार्टिसिपेंट एट डिफरेंट साइट by using the computer network to transmit audio video data. Each participant has video camera, microphone and speaker mounted on his computer. जब ये सारी चीज़ें रहेंगी तो हम अपने कंप्यूटर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हमें किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला और बड़ा नाम आता है स्काइप। स्काइप एक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दिया जाने वाला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और हम इंस्टेंट मैसेजिंग भी स्काइप के माध्यम से कर सकते हैं। जब हम अपने मोबाइल में या लैपटॉप में स्काइप को डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे तो उसका टाइटल आता है स्काइप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड इंस्टेंट मैसेजिंग। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंस्टेंट मैसेजिंग। जब हम किसी को मैसेज करें और मैसेज हमारे नेटवर्क की वजह से डिले ना हो, तुरंत पहुँचे, अगला रिसिप्टेंट हमें जब रिप्लाई करे तो हमारे पास तुरंत पहुँचे, तो उसे हम इंस्टेंट मैसेजिंग कहते हैं। स्काइप एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम इंस्टेंट मैसेजिंग भी कर सकते हैं। अगला सॉफ्टवेयर है गूगल इनकॉर्पोरेशन द्वारा दिया जाने वाला गूगल मीट या गूगल हैंगआउट्स। यह दोनों एक ही नाम है। गूगल मीट सर्च करेंगे तो गूगल हैंगआउट आएगा, गूगल हैंगआउट सर्च करेंगे तो गूगल हैंगआउट आएगा। यह गूगल इनकॉर्पोरेशन द्वारा दिया जाने वाला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है। पहले गूगल मीट या गूगल हैंगआउट पर एक कंडीशन दी गई थी कि अगर आपके पास जी सूट का डोमेन होगा तभी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। लेकिन इस लॉकडाउन के पीरियड में जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर की डिमांड हुई तो गूगल ने इस रिस्ट्रिक्शन को अपने गूगल मीट या हैंगआउट मीट से हटा दिया है। अगला एक पॉपुलर नाम है जो यूएस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है जूम आजकल काफ़ी पॉपुलर हो गया है, लेकिन इसके साथ एक इशू है कि इसके साथ आपके साथ किसी तरह की धोखाधड़ी हो सकती है। हालांकि ऐसा न्यूज़ आया है कि आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी। जूम मीट का अगर हम प्रयोग करते हैं तो इसमें हमारा अपना ईमेल आईडी देना होगा और ओरिजिनल पासवर्ड देना होगा, तभी जूम मीटिंग कंडक्ट हो पाती है। जब हम अपना ओरिजिनल ईमेल दे देंगे और पासवर्ड दे देंगे तो हमारे साथ सिक्योरिटी इशू हो सकता है, इसलिए जूम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला है गो टू मीटिंग। यह एक बहुत ही
बेस्ट कहेंगे, यह एक बेस्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से अगर हम कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो हमारी ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है और वीडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है। हालांकि यह एक पेड सॉफ्टवेयर है। जब हम GoToMeeting के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे तो यह हमें 14 दिन का ट्रायल देता है। 2 हफ्ते हम इसे फ्री में यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमें पेमेंट करना होगा। आजकल जितने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उसमें गूगल GoToMeeting एक बेस्ट सॉफ्टवेयर है। बस इसके साथ कंडीशन है कि यह पेड है और हमें जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए वो फ्री चाहिए। अगला है ओबो। यह एक बहुत पुराना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है और यह एक पेड सॉफ्टवेयर है। यह आपको किसी तरह का ट्रायल भी नहीं देता है, लेकिन यह भी एक बहुत अच्छा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है। पेड होने की वजह से लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर इसका हम प्रयोग करते हैं तो हमारी कॉन्फ्रेंसिंग काफ़ी अच्छे ढंग से कंडक्ट होती है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का माइक्रोसॉफ्ट टीम, जिसके द्वारा हम कई लोग मिल करके एक साथ ग्रुप कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं या ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। और भी बहुत सारे नाम हैं जिसके माध्यम से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। जैसे फेसबुक का मैसेंजर भी है, उसके द्वारा हम एक क्लासरूम बना सकते हैं और बच्चों के साथ टीचिंग कर सकते हैं। दूसरा, आजकल एक जियो मीट करके आया है जो कि काफ़ी अच्छा कहा जा रहा है। उसका अभी हमने प्रयोग नहीं किया है, देखा जाएगा, अगर अच्छा होगा तो उसका प्रयोग किया जाएगा। वैसे जितने भी हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट हैं, जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं एटसेट्रा। मार्केट में बहुत तरह के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनके माध्यम से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। अगला टॉपिक है सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट्स आजकल काफ़ी पॉपुलर है और हम लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन जिस ऑब्जेक्टिव के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट बना था वह ऑब्जेक्टिव आज पूरा नहीं हो रहा है। दुनिया में अकेलापन एक बहुत बड़ी समस्या है। लोनलीनेस इस दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास भौतिक सुख सुविधाओं की कमी नहीं है, लेकिन कमी है एक बात की, उनसे बैठ कर के बात करने वाला कोई नहीं है। ऐसे बहुत सारे वृद्ध दंपति हैं जो अपने मकान में रहते हैं, उन्हें सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनके पास पैसा भी भरपूर है, लेकिन उनसे बात करने वाला कोई नहीं है। आजकल कोई फैमिली है, उसके बच्चे की शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद ही वो अपने फैमिली के साथ अलग हो जाता है और कभी कभी अपने पेरेंट के पास मिलने आता है। ऐसे मिलने आता है जैसे कि वो रिलेटिव हो। आजकल हमारे जो पारिवारिक संबंध है वो भी इस तरीके के हो गए हैं कि हम अपने माता पिता को छोड़ करके अकेले रहते हैं। एक घटना है, दिल्ली में एक वृद्ध महिला रहती थी जिसका बेटा अमेरिका में सेटल था। वो माँ से अपने 1-2 महीने बाद बात करता रहता था। एक बार वो अपनी माँ को फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं लगा। फिर जो है 1 हफ्ते बाद फ़ोन लगाया तो फ़ोन नहीं लगा। फिर कुछ महीने बाद फ़ोन किया तो उसकी माँ को फ़ोन नहीं लगा। जब 1.5 साल हो गया तो अपनी माँ को फ़ोन 1.5 साल बीत गया, जब माँ से बात नहीं हुई तब वो अपनी माँ से मिलने इंडिया आया अमेरिका से, और जब अपनी माँ के कमरे को खोला तो उसकी माँ का कंकाल उसके बेड पे पड़ा था। तो यह सोशल नेटवर्किंग साइट, जो लोग अकेले रहते हैं, जिनके पास कोई आने जाने वाला नहीं है, जो बात नहीं करते हैं, वो अपने रिलेटिव से जुड़ सकते हैं, अपने संबंधियों से जुड़ सकते हैं, अपने मित्रों से जुड़ सकते हैं और ऐसे लोगों से जुड़ सकते हैं जिनसे हमारे विचार मिलते हैं। मित्रता भी हमारी उसी से होती है जिससे हमारे विचार मिलते हैं। हम इस सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से अपने कोलिग्स, अपने क्लासमेट, अपने कोवर्कर्स, अपने स्कूल के मेंबर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर, अपने फ्रेंड से जुड़ करके हम अपना अकेलापन दूर कर सकते हैं। इस सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से हमें ऐसा नहीं महसूस होता कि हम कहीं भी अकेले हैं, हमारे साथ बहुत लोग जुड़े होते हैं। सोशल नेटवर्किंग इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इनटू ए स्पेसिफिक ग्रुप। अगर एक ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं तो उस ग्रुप के लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। इनिशियली सोशल नेटवर्किंग वाज एन इनिशिएटिव कम्युनिकेट
among known or unknown। हम परिचित से भी जुड़ सकते हैं, अपरिचित से भी जुड़ सकते हैं। यूजर्स वर्किंग ओवर द नेटवर्क वर्ल्ड वाइड। Although social networking is possible in the person, especially in the workplace और यूनिवर्सिटी एट्सेट्रा, जहाँ पर हम काम करते हैं उन लोगों से भी हम जुड़ सकते हैं। अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो अपने कोलिग्स के साथ जुड़ सकते हैं, अपने रिसर्च प्रोफेसर्स रीडर के साथ जुड़ सकते हैं। चलते हैं, देखते हैं कुछ सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के बारे में। जैसे इसमें एक नाम दिया है हम लोग के बुक में माई स्पेस, जिसका कि प्रयोग हमने नहीं किया है। माई स्पेस एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। दूसरा है फ्रेंड वाइज, हम अपने दोस्तों के साथ इस सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ सकते हैं। अगला है फ्रेंड फाइंडर। फ्रेंड फाइंडर से हम अपने दोस्तों को तलाश कर सकते हैं और उनसे जुड़ सकते हैं और अपने डे बाई डे की एक्टिविटी को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अगला है याहू 360। याहू कॉरपोरेशन का एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसका प्रयोग बहुत कम होता है। Y360, हम हमारा दोस्त या हमारे रिश्तेदार या हमारे कोलिग्स इस दुनिया के किसी भी कोने में हैं, उनसे हम जुड़ सकते हैं। पांचवा काफ़ी पॉपुलर नाम है और जिससे हम काफ़ी फेमिलियर है, जिसका कि हम प्रयोग करते हैं, वो है फेसबुक। और अगला है ऑर्कुट। गूगल इन कॉरपोरेशन द्वारा दिया जाने वाला एक सोशल नेटवर्किंग साइट है ऑर्कुट, जिसके माध्यम से हम अपने फ्रेंड कोलिग्स और सोसाइटी के लोगों से जुड़ सकते हैं। और भी बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, जैसे indianstudent.com। उस सोशल नेटवर्किंग साइट से स्टूडेंट अपने ग्रुप से जुड़ सकते हैं और अपने स्टडी से रिलेटेड पोस्ट कर सकते हैं या जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगला टॉपिक है यूजनेट। यूजनेट एक तरह का पूरे वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर बेस्ड डिस्कशन सिस्टम है इंटरनेट पर। अगर हम किसी विषय में रुचि रखते हैं, अगर हमें किसी टॉपिक पर जानकारी लेना है, तो इसके लिए जितने भी कमर्शियल वेबसाइट होती हैं वो यूजनेट या न्यूज़ ग्रुप की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। जैसे मान लीजिए कि rediff.com पे जाएंगे और वहाँ एक न्यूज़ ग्रुप का शेड्यूल होगा। वहाँ हमें कुछ दिखाई देगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आज शाम को 7 बजे न्यूज़ ग्रुप में आ रहे हैं। अगर वह प्रोफेसर जैसे मान लीजिए कि मैथमेटिक्स के हैं और हमारा इंटरेस्ट ऑफ एरिया मैथमेटिक्स है, तो हम उस समय उस न्यूज़ ग्रुप में लॉगिन करके वहाँ हो रहे डिस्कशन में भाग ले सकते हैं, या जो डिस्कशन हो रहा है उस पर हम अपना राय भी दे सकते हैं। अगर हम उस न्यूज़ ग्रुप में जाते हैं, आज हमें सूचना मिली कि शाम को 7 बजे दिल्ली के प्रोफेसर मैथमेटिक्स के आ रहे हैं, तो हम उस न्यूज़ ग्रुप में जा सकते हैं। अगर हम रेगुलर न्यूज़ ग्रुप में नहीं जाते हैं तो एज ए एनोनिमस यूजर, एज ए गेस्ट यूजर हम उसमें लॉगिन कर लेंगे। अगर हमें बार बार जाना है तो उसके लिए हम अपना लॉगिन क्रिएट कर लेंगे और परमानेंट उस न्यूज़ ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। न्यूज़ ग्रुप एक विश्व स्तर का कंप्यूटर बेस्ड डिस्कशन फोरम है जिसमें लॉगिन करके हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर हो रहे डिस्कशन को सुन करके लाभ उठा सकते हैं या हम अपनी वहाँ राय दे सकते हैं। यूजनेट इज ए वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर बेस्ड डिस्कशन सिस्टम ऑन द इंटरनेट। इट कंसिस्ट ऑफ स्पेशल ग्रुप सेट अप बाय द इंटरनेट यूजर on a range of topic from entertainment activity to scientific research. These groups of topic in Usenet is called news group. अगला है न्यूज़ ग्रुप। यूजनेट पर जो हमारे डिस्कशन के फोरम होते हैं उन्हें हम न्यूज़ ग्रुप कहते हैं। A various group of topic in Usenet is called news group. Usenet is a forum in which people share news on a defined topic through large electronic bulletin boards on the internet. जो स्टैंडर्ड हमारे न्यूज़ ग्रुप के सेक्शन हैं उसमें जैसे न्यूज़ ग्रुप में जो दिया गया है कॉम, तो यह टॉपिक रिलेटेड होता है कंप्यूटर से। अगर हम कंप्यूटर में रुचि रखते हैं और कंप्यूटर विषय पे हो रहा है डिस्कशन में भाग लेना चाहते हैं तो हम कॉम्प न्यूज़ ग्रुप में चले जाएंगे और वहाँ जो डिस्कशन हो रहे होंगे उस पर हम हो रही चर्चा को सुन सकते हैं या अपनी राय भी दे सकते हैं। तो कॉम्प न्यूज़ ग्रुप कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। अगर न्यूज़ ग्रुप का शॉर्ट टाइटल SCI है तो यह साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। अगर हमें
साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक पर डिस्कशन करना है तो हम न्यूज़ ग्रुप के SCI फोरम में चले जाएंगे। अगला है SOC, यह एक सोशल ग्रुप होता है। अगर हमें सोशल ग्रुप में इंटरेस्ट है तो हम न्यूज़ ग्रुप के SOC सेक्शन में चले जाएंगे। अगर हमें न्यूज़ या बुलेटिन बोर्ड सर्विस में इंटरेस्ट है, हमें वर्ल्ड के न्यूज़ में इंटरेस्ट है या इंडिया के न्यूज़ में इंटरेस्ट है या किसी देश के बुलेटिन बोर्ड में हमें इंटरेस्ट है तो हम न्यूज़ ग्रुप में चले जाएंगे। जैसे आप लोग BBC का नाम सुने होंगे। BBC का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। यह एक ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है जो न्यूज़ रिलीज करता है और यह ब्रिटेन से आता है। इस तरह से जितने भी देश हैं उनका अपना ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन होता है। जैसे इंडिया का जो ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है उसका नाम है AIR, यानी कि ऑल इंडिया रेडियो। हम लोग रेडियो पर AIR से न्यूज़ सुनते हैं। AIR इंडिया का ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन है, BBC ब्रिटिश का ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन है। इस तरह से जितने भी देश होते हैं उनका अपना ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन होता है जिसके द्वारा वो अपने देश के न्यूज़ को प्रसारित करते हैं। कुछ लोग विश्व के न्यूज़ को प्रसारित करते हैं। अगर हमें न्यूज़ में इंटरेस्ट है तो हम न्यूज़ ग्रुप के न्यूज़ सेक्शन में चले जाएंगे। REC यानी कि रिक्रिएशनल सब्जेक्ट सच एज स्पोर्ट, म्यूजिक, योगा एटसेट्रा। अगर हमें इन सारे टॉपिक पे इंटरेस्ट है तो हम REC सेक्शन में चले जाएंगे। अगला टॉपिक है ब्लॉग्स। ब्लॉग का फुल फॉर्म होता है वेब लॉग। जैसे हम लोग डायरी मेंटेन करते हैं, वैसे नॉर्मली तो हम लोग डायरी मेंटेन नहीं करते, लेकिन जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो डायरी मेंटेन करते हैं और अपने डे बाय डे की एक्टिविटी को उस डायरी में डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। यह एक बहुत ही अच्छी आदत होती है। हम लोग इसको नहीं करते हैं लेकिन हमें डायरी मेंटेन करना चाहिए। उसी तरीके से इंटरनेट पर हम अपने डे बाय डे की एक्टिविटी को लॉग करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो उसे हम ब्लॉग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आपके अंदर लिखने की बहुत अच्छी कला है, लेकिन आप बहुत अच्छा लिखते हैं ये दुनिया के लोग नहीं जानते। अगर आप अपने इस कला को दुनिया के पटल पर रखना चाहते हैं तो इसके लिए हम ब्लॉग्स का यूज़ करते हैं। ब्लॉग्स जितना हमारा रीड होगा, जितना हमारा पॉपुलर होगा, उतनी हमारी अर्निंग होगी। ब्लॉग के माध्यम से हम आर्टिकल्स लिखते हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखते हैं। यह ब्लॉग किसी भी एरिया में हो सकता है, किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, जैसे म्यूजिक पे हो सकता है, स्पोर्ट पे हो सकता है, कंप्यूटर पे हो सकता है, मैथ पे हो सकता है, टेक्निकल हो सकता है। किसी भी टॉपिक पर हम अपना आर्टिकल लिखेंगे और दुनिया के सामने रखेंगे। दुनिया हमारे लिखे गए आर्टिकल को पसंद करेगी, शेयर करेगी। जितना हमारा आर्टिकल पॉपुलर होगा उतना हम इंटरनेट के माध्यम से अर्निंग कर सकते हैं। ब्लॉग इज ए फ्रिक्वेंटली अपडेटेड ऑनलाइन पर्सनल जर्नल और डायरी। इट इज़ ए प्लेस टू एक्सप्रेस योर सेल्फ टू द वर्ल्ड। यह एक ऐसा स्थान होता है जहां हम दुनिया के पटल पर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। ए प्लेस टू शेयर योर थॉट एंड योर पैशन, जहां आप अपने विचारों को या आपके अंदर किसी तरह की खुमारी है उस खुमारी को दुनिया के पटल पर प्लेस करते हैं, उसे हम ब्लॉग्स कहते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पे, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे कंप्यूटर की डेफिनेशन पूछा जाता है तो आप तुरंत खड़ा करके बोलते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जितने भी डिवाइसेज होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से अगर हम लर्निंग करते हैं तो वह ई लर्निंग के कैटेगरी में आता है। मोबाइल भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से अगर हम किसी तरह की पढ़ाई करते हैं तो वह ई लर्निंग की कैटेगरी में आता है। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग और ई लर्निंग इज ए फ्लेक्सिबल टर्म used to define a means of learning through the technology such as network, browser, CD-ROM or DVD और multimedia platform। जितने भी तरीके हैं, किसी भी तरीके से इंटरनेट के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से अगर हम लर्निंग करते हैं तो वह इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कहलाता है। हम मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लर्निंग कर सकते हैं। Some other term frequently interchange with the e-learning includes
ई लर्निंग के माध्यम से हम कौन कौन से काम कर सकते हैं? हम ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से हम लर्निंग कर सकते हैं। इंटरनेट पर हमारी पढ़ाई से संबंधित बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं, वीडियो उपलब्ध रहते हैं, नोट उपलब्ध रहते हैं, हमारे बुक्स उपलब्ध रहती हैं, हमारे बुक्स के एक्सरसाइज सॉल्व रूप में रहती हैं, उनको लेकर के हम पढ़ाई कर सकते हैं। अगर हम इंटरनेट के माध्यम से लर्निंग करते हैं तो वह ई लर्निंग की कैटेगरी में आता है। दूसरा है ऑनलाइन एजुकेशन। अगर आप किसी कोर्स में इनरोल्ड हुए हैं और ऑनलाइन आप अपने पढ़ाई को जारी रखते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं, तो वह ऑनलाइन एजुकेशन की कैटेगरी में आता है और इसका जो ब्रॉड कैटेगरी है वो ई लर्निंग है। अगला है डिस्टेंस एजुकेशन। अगर हम किसी दूर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो वह एडमिशन या उससे संबंधित पढ़ाई या उससे संबंधित असाइनमेंट हम अपने घर बैठे कर सकते हैं। हम किसी दूर की यूनिवर्सिटी या किसी विदेश की यूनिवर्सिटी में अपने घर बैठे एनरोलमेंट कर सकते हैं। वहाँ से हमारे सारे कोर्स मटेरियल आ जाते हैं, हमारे असाइनमेंट आ जाते हैं। उस असाइनमेंट को हम अपने घर से बैठ करके उस यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम देने हम अपने यूनिवर्सिटी में ही जाते हैं, या जो एग्जामिनेशन सेंटर होता है उस एग्जामिनेशन सेंटर पर जा कर के हम एग्ज़ाम देते हैं। यानी कि हम दूर के किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर के पढ़ाई करते हैं तो वह डिस्टेंस एजुकेशन कहलाता है। जैसे इग्नोउ, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी में आप कहीं से भी बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं, असाइनमेंट करके आप भेज सकते हैं और परीक्षा किसी अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जा करके दे करके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। अगला है डिस्टेंस लर्निंग। घर बैठे दूर से किसी डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम में इनरोल्ड होकर के अगर हम घर से बैठ करके पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर हमारी बुक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चली आती हैं, हमारे सारे असाइनमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चले आते हैं। हम कंप्यूटर में उन बुक्स को पढ़ सकते हैं। अगर कंप्यूटर में पढ़ने में दिक्कत होती है तो उसका प्रिंट आउट निकाल करके पढ़ सकते हैं। अगला है टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग। इंटरनेट के माध्यम से हम अपने पर्सनल की ट्रेनिंग देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हीरो होंडा की एजेंसी है और हीरो होंडा की एजेंसी में कोई नई गाड़ी जब तक नहीं बिक सकती जब तक कि वहाँ का एक पर्सनल उसको रिपेयर करने के लिए ट्रेंड ना हो। इसके लिए उस पर्सनल को एक सेंट्रल प्लेस पे जाना होता है। जैसे बलिया के जो सर्विसमैन होंगे वो जाएंगे बनारस, ट्रेनिंग करके आएंगे और जब ट्रेन कर लेंगे तो अपने जितने भी को वर्कर्स होंगे उनको ट्रेन करेंगे, तभी उस एजेंसी से गाड़ी बिक सकती है। इस ट्रेनिंग में काफ़ी खर्चे होते हैं। पर्सनल जाता है, वहाँ कुछ दिन स्टे करता है, होटल का चार्जेज और बहुत सारे चार्जेस। उससे बेहतर है कि उनको उस गाड़ी को बनाने के लिए जो भी ट्रेनिंग है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड उन्हें प्रोवाइड कर दिया जाए, ऑनलाइन उनकी ट्रेनिंग करा दी जाए, या सीडी या मल्टीमीडिया के माध्यम से उन्हें कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाए और वो अपने एंड पर बैठ करके अपनी ट्रेनिंग ले लें। इसे हम टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग कहते हैं। अगला है वेब बेस्ड ट्रेनिंग। हम इंटरनेट और वेबसाइट के माध्यम से ट्रेनिंग करते हैं तो यह वेब बेस्ड ट्रेनिंग कहलाता है। अगला है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। आजकल जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज चलते हैं, या अगर आप अपने इंटर की पढ़ाई के बाद से किसी टेक्निकल एजुकेशन में इनरोल्ड होते हैं तो वहाँ आपके सिलेबस का 80% हिस्सा ही आपको पढ़ाया जाएगा, 20% हिस्सा आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन परीक्षा होगी तो आपको 20% का जो हिस्सा है वो आपके पेपर में आएगा। उसके लिए आपको सीडी प्रोवाइड कर दी जाएगी और सीडी को आप अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करके प्ले करा करके, जिसमें मल्टीमीडिया के कंपोनेंट होंगे, आप खुद पढ़ाई करेंगे और उसकी खुद तैयारी करेंगे और परीक्षा में वो कंटेंट आता है। इसे हम CBT बोलते हैं, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग बोलते हैं। सीडी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी और मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं तो इसे हम कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग कहते हैं। आज बस इतना ही रहेगा। इस स्लाइड प्रेजेंटेशन में जो जो टॉपिक दिए गए हैं उसमें से आप अपने नोट तैयार कर लेंगे। कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जिनको कि हम बाद में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।